एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैथ पेडागोजी की फर्स्ट क्लास लेके आई हूँ। इसमें मैथ पेडागोजी के लिए 2011 से लेके 2024 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, मैथ पेडागोजी की पूरी जो है क्वेश्चन की लिस्ट होगी इस सीरीज़ में। और ये पार्ट 1 है, इसके बाद और भी पार्ट आएंगे। तो आपका जो मैथ पेडागोजी वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, इसी मंथ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मैथ पेडागोजी के लिए मतलब कि टेंशन हो तो वो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि इस ये जो सीरीज़ चल रहा है इससे आपका मैथ पेडागोजी पूरा कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट मंथ नवंबर में मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट भी करवा दूंगी, जिससे आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन तो रहेगा ही, साथ में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो भी रहेगा। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि मैथ पेडागोजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस सीरीज़ से। ओके, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है। आप सबसे पहले इसको देखिए कि एग्ज़ाम में यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ आप सभी को, जो कुछ बच्चे होते हैं इग्नोर कर देते हैं और फेल होने का कारण हो जाता है वो। यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। यहाँ पे दिया है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, यहाँ पे मोस्ट वर्ड यूज किया गया है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो और करेक्ट हो वही ऑप्शन हमें क्या करना है, लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक तो सीडीपी वाला पोर्शन है, दूसरा पेडागोजी वाला पोर्शन है। ये जो डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है इसके लिए बिल्कुल एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रामबाण तरीका है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, जब भी हमें आंसर देना है इन दो सब्जेक्ट में, तब भी हमें चारों जो ऑप्शन होते हैं वो हमें सही लगते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे ऑप्शन का आपस में कंपैरिजन करा के जो मोस्ट एक्यूरेट रहे, सही रहे, उसी को लगाना है। अगर इस बात का ध्यान हम नहीं देते हैं तो कई क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज। किसकी बात हो रही है, मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात हो रही है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि विशेषताएं क्या हैं, एट किस लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे। तो वही है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं हैं। तो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, गणितीय भाषा यहाँ पे जो यूज़ किया गया है, मैथमेटिकल लैंग्वेज, इसके लिए क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये है, ये क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा सटीक होना चाहिए ये। क्योंकि मैथ में आपको पता है, अगर गलती होगी तो जो कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं हम सिखा पाएंगे। इसमें थोड़ा एक्यूरेट वाला जो परसेंटेज है वो हाई होना चाहिए। और सब्जेक्ट में थोड़ी गलतियाँ चल जाती हैं, लेकिन इसमें अगर एकदम सटीक नहीं रहेगा तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है ये। तो एक तो प्रिसाइज होना चाहिए, दूसरा ये है कि भाषा जो हो वो बिल्कुल स्पष्ट हो, और तीसरी बात ये है यहाँ पे स्पष्ट भाषा हो। और तीसरी बात ये है कि जो बच्चे का मदर टंग है, मतलब कि मातृभाषा है, उसको ऐसा ना किया जाए, इग्नोर ना किया जाए, उसको भी क्या किया जाए, ऐड किया जाए। जो बच्चे की मातृभाषा है उसी के माध्यम से गणित भाषा को समझाया जाए। जो गणित की भाषा है बच्चे की मातृभाषा के रूप में क्या किया जाए, उसे मतलब कि मातृभाषा को ही माध्यम बना के गणित की भाषा क्या की जाए, सिखाई जाए। तीसरी बात ये है, आपको समझ में आ गया होगा, सटीक होना चाहिए, मातृभाषा के माध्यम से ही गणित की भाषा सिखानी चाहिए। और क्या है, और दूसरी बात है स्पष्ट लैंग्वेज होना चाहिए। फिर चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या इसमें सही है। यह सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, सटीक होनी चाहिए। या अस्पष्ट, यहाँ पे देखिए अस्पष्ट दिया है, गलत है ये। फिर है बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा, वही दैनिक जीवन में जो भाषा उपयोग होती है उसे हम मातृभाषा बोलते हैं, के माध्यम से इसे प्रबलित मतलब कि रेनफोर्स किया जाना चाहिए, उसी के माध्यम से इसे सिखाया जाना चाहिए, ये भी सही है। फिर यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए, प्राविधिक मतलब टेक्निक। और आपको पता है किस लेवल पे बात हो रही है, प्राइमरी लेवल पे। क्या प्राइमरी लेवल पे बच्चे मशीनरी तरीके से, टेक्निकल तरीके से सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं इनको भावना की ज़रूरत होती है, इन्हें हम इमोशन से सिखाते हैं, ना कि टेक्निक से, ना कि मशीनरी से। मशीनरी से ये सीख नहीं पाएंगे, इन्हें किसकी ज़रूरत होती है, इमोशन की ज़रूरत होती है, भावना की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पे अत्यधिक इसको ऐड किया गया है, तो ये वर्ड गलत है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इमोशन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा टेक्निकल की नहीं है। यहाँ पे हाईली टेक्निकल की बात की गई है। अगर केवल टेक्निकल की बात की गई होती तो हम ऐड कर सकते थे इसको, लेकिन हाईली टेक्निकल की बात की गई है और साथ में ये प्राइमरी लेवल की बात की गई है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
ए और सी सही है, मतलब किसमें है, इसमें वाले में सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट हो जाएगा, ए और सी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे पेडागोजी वाला क्वेश्चन और कहाँ है, एक मिनट, ये रहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। जो संज्ञानात्मक संघर्ष होता है इसमें सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। संज्ञान का मतलब क्या होता है, संज्ञान का मतलब जब मैं पढ़ा रही थी बताई थी सीडीपी में, संज्ञान का मतलब हम बुद्धि से लगा सकते हैं, तर्क करने की शक्ति से, तर्क से लगा सकते हैं, विचार से लगा सकते हैं। इन सब मतलब सोचने, विचारने, तर्क करने, बुद्धि की जो क्षमता होती है वो किससे आती है, संज्ञान है। वो विचार करने की जो क्षमता वो संज्ञान है। अब हम इन सब चीज़ों के लिए क्या करें, संघर्ष करें, तो उससे क्या होगा, उसके लिए क्या उपयुक्त होगा, यही बोला जा रहा है कि इनसे अगर कोई संघर्ष कर रहा है, संज्ञानात्मक संघर्ष कर रहा है, तो इसके विचार के लिए कौन सा कथन उपयुक्त होगा। पहला है, संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के लिए शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल सही है। अगर कोई संज्ञानात्मक संघर्ष के स्टेज में है तो क्या होगा, अगर टीचर उसमें हेल्प करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सहारा मिलेगा। फिर है, यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है, गलत है। कैसे प्रभावी नहीं है, क्योंकि अगर बुद्धि बढ़ेगी, विचार करने की शक्ति बढ़ेगी, तर्क करने की शक्ति बढ़ेगी, तो जो मैथमेटिक्स है वो और भी आएगा, तो ये प्रभावी नहीं है, ये बात गलत है। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए, गलत है, बचना नहीं चाहिए। अगर हम बचेंगे तो विचार, तर्क, ये सब की शक्ति ही नहीं आ पाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला केवल सही है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं पढ़ाई हूँ कल के ही, लेकिन सब्जेक्ट सीडीपी था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन इज यूज्ड व्हेन ए टीचर, इवेल्युएशन से क्वेश्चन आया है, व्हेन ए टीचर इंश्योर दैट टेस्ट मेड बाय हर फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि जो टेस्ट उसके द्वारा बनाया गया है वो क्या कर रही है, वो उसके उद्देश्यों को और कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन की किस पक्ष का उपयोग किया गया है। मतलब कि जो भी उसके उद्देश्य हैं, कसौटी हैं, उनको पूरा करते हैं, तो वो किस में आएगा, वो व्यवहारिक, ये जो है उद्देश्य भी पूरा कर रहा है, कसौटी भी पूरा कर रहा है। मतलब कि क्या है कि व्यवहारिक है कि विश्वसनीय है, और सुसंगति होता नहीं, इसे पहले काट दीजिए, क्योंकि मैं बताई थी आपको, एक बार मैं बता दूं यहाँ पे, इवेल्युएशन जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके वैलिड होने के लिए, इसके वैध होने के लिए, इवेल्युएशन के लिए। पहली बात ये है कि इसे वैध होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसे विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है, विश्वसनीय होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि इसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए। चौथी बात है वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। और यहाँ पे एक पांचवी चीज़ें लिख लीजिए, 5 है, यहाँ पे व्यापकता होनी चाहिए। ये इतनी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके इवैल्यूएशन हमारा क्या माना जाएगा कि जो इवैल्यूएशन है वो अपने सारे कसौटियों को, सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है, जब इतने होंगे इसमें तब। और ये जो है विश्वसनीय है, व्यवहारिक है, वास्तविक मतलब वस्तुनिष्ठ है, और व्यापकता है, ये सारे किस में आते हैं, ये वैध में आते हैं। ये सारे होंगे तब वैध होगा। अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वैध। कोई चीज़ वैध या वैलिड कब होगा, जब वो विश्वसनीय भी हो, ये सारे जो हैं ये इसमें आ जाते हैं, फिर वैध में व्यवहारिक भी हो, व्यापक भी हो, वस्तुनिष्ठ भी हो, ये सारे जब क्वालिटी होंगे तब जाके वो वैध होगा, मतलब कि वैलिड होगा। किसी चीज़ के वैलिड होने के लिए केवल सिंगल क्राइटेरिया नहीं हो सकता। जो वैलिडिटी है इस चीज़ के लिए केवल सिंगल क्राइटेरिया नहीं हो सकता, कई क्राइटेरिया फुलफिल होगा तब जाके कोई चीज़ वैलिड होगा। इसलिए व्यवहारिक, विश्वसनीय, सुसंगति तो होता नहीं है, ये व्यवहारिक जो है, विश्वसनीय जो है, ये नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि सारे कसौटी को पूरा कर रहा है, उद्देश्य को पूरा कर रहा है, तो ये सब नहीं होंगे। यहाँ पे वैध ही आंसर सही हो जाएगा, जिसे बोलेंगे वैलिडिटी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, व्यापकता, सारे आयाम जो हैं, सारे मतलब क्राइटेरिया हैं, वो इसमें फुलफिल होने चाहिए, तभी कहा जाएगा कि इवेल्युएशन क्या है आपका, वैध है। व्यवहारिक किसे कहा जाता है, कब कहा जाएगा कि मूल्यांकन व्यवहारिक है, जब उसमें जो एग्ज़ाम है उसको देना इजी हो, उसमें खर्चे जो हैं वो कम लग रहे हों, और पेपर का जो मीडियम हो वो सब, मतलब कि बच्चे के अकॉर्डिंग सब कुछ हो, उसके मतलब सुविधा को ध्यान में रख के बनाया गया हो, तब वो व्यवहारिक बोला जाएगा। और विश्वसनीय कब बोला जाएगा,
विश्वसनीय तब बोला जाएगा जबकि एक आंसर जो हो, मान लीजिए किसी कोई भी क्वेश्चन है उसका सिर्फ एक आंसर हो, चाहे वो कहीं भी कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन उसका आंसर क्या हो, एक ही आंसर होना चाहिए। जैसे 3+2 अगर 5 है तो हर जगह 3+2 5 ही होना चाहिए, तब वो विश्वसनीय होगा। वैध यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं सीडीपी के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। इसमें से गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त क्या है और किसको प्रोत्साहित करना है, मैथमेटिकल लर्निंग को। यहाँ पे असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित गणित नहीं कर सकते। कम उपयुक्त पूछा गया है, इस बात को हाईलाइट करके रखिएगा, क्योंकि ये तो गणित नहीं कर सकते ये तो सही ऑप्शन है, कम उपयुक्त पूछा गया है तो ये गलत हो जाएगा। सभी गणित सीख सकते हैं, ऐसा मान के चलना है। फिर है गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता। इसका अर्थ क्या है, जेंडर विशिष्ट मतलब कि ये है कि जो मैथमेटिक्स है वो जेंडर से इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है। जैसे कि बोला नहीं जाता है जो स्टीरियो टाइप का होता है उसमें यही तो बोला जाता है, जब मैं पढ़ा रही थी उसमें बताई थी, तो यही तो बोला जाता है कि लड़के जो होते हैं ऐसा मान के चलते हैं कि लड़के जो होते हैं वो मैथ में अच्छे होते हैं, बॉयज़ जो होते हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ के कंपेयर में मैथ को कम लगा पाती हैं, ऐसा मान के चलते हैं। तो लोग क्या बोला जाता है, स्टीरियोटाइप, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो वही है, जेंडर विशिष्ट नहीं होता, ये केवल समाज ने बना दिया है, ये प्रकृति में नहीं होता। फिर है ऑप्शन नंबर 4 वाला है, अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं, जो अंतर्ज्ञान है उसे इनकरेज करना चाहिए, ऐसा जो है होता है, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम उपयुक्त पूछा गया है और बोल रहा है कि गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है, जबकि ये बात गलत है। फिर ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 45 है, यानी कि 2020 से आया है क्वेश्चन आपका। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इंक्लूड, जो शिक्षार्थियों का आकलन होता है वो क्या शामिल करता है, यानी बी 2020 के द्वारा। इसमें जो शामिल होता है, सबसे पहले तो शामिल होता है कॉग्निशन, कॉग्निटिव होता है शामिल। फिर आपका जो मन से संबंधित होते हैं, मनोगत्यात्मक जिसे बोला जाता है, तो साइकोमोटर जो होता है वो भी शामिल होता है, साइकोमोटर। और तीसरा होता है आपका इमोशन, मतलब कि जिसे हम बोल सकते हैं अफेक्शन, ठीक है, जिसे हम अफेक्टिव बोल सकते हैं। ये चीज़ें यानी भी 2020 में शामिल है। तो ये किस में है, कॉग्निटिव, इसमें ये है, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और ये है। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड वाला सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या फिर इसी को ही बोला जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉक्स अबाउट नॉलेज ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का ज्ञान, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन इट, जो भारत का ज्ञान के बारे में बताते हैं इस उसमें क्या सम्मिलित नहीं है इन पॉइंट्स में से। यहाँ पे हम देखते हैं क्या सम्मिलित नहीं है। चलिए, पहला है आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, ये तो सम्मिलित ही है कि हमारा भारत जो है वो पहले कैसे था, उसका योगदान क्या रहा प्राचीन भारत का, ये सब शामिल है। विभिन्न विषयों जैसे गणित, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, जो स्वदेशी और पारंपरिक तरीके होते हैं, ये भी हमें पता चलता है कि हमारी परंपरा क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी, इसको तो संजोए रखने के लिए बात की जाती है। चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो, सब में यही बात की जाती है कि हमारे अपनी संस्कृति को, परंपरा को लेके चलना होता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के हिस्से से, फिर वही बोल दी, संस्कृति और परंपरा को लेके चलना होता है। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला ऑप्शन अब सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये सब आपको पता होगा कि जो यानी कि 2020 है, इसमें सबसे बड़ा जो काम किया गया था यही किया गया था कि जो बच्चों को एग्जाम्स होते हैं इनको क्या किया था, लैग किया गया था, मतलब कि एग्जाम की जो संख्या होती है उनको कम किया गया है। ये बोला गया कि जो औपचारिक परीक्षाएं हैं इनको कम करना है। तो वही है, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50,
निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के विद्यार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध में अवधारणात्मक जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, इसी की बात हो रही है यहाँ पे, विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त की बात हो रही है कि सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। तो यहाँ पे जो डीन्स ब्लॉक होता है ये उपयुक्त है, इसी के माध्यम से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा सीखते हैं। गिनतारा भी होता है, जैसे ऐसे ऐसे बना होता है गिनतारा। फिर है मुद्रा, इससे भी सीखते हैं। और फोर्थ वाला स्थानीय मान चार्ट, केवल चार्ट से नहीं सीख सकते उतना, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, स्थानीय मान चार्ट, क्योंकि यहाँ पे तो स्थानीय मान डायरेक्ट बताया जाएगा, उतने डिटेल में इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं बताया जाएगा। ऑप्शन नंबर 50 वाला जो है वो सही हो जाएगा, सबसे कम उपयुक्त, मतलब 50 वाला कह रही हूँ, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही वाला है। प्लेस वैल्यू चार्ट जो है ये सबसे कम उपयुक्त है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हंड्रेड, टेंस, वंस वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सीखने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस इन टीचिंग मैथमेटिक्स। जो गुणा के लिए, मतलब कि गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए कौन सा सत्य नहीं है, इसमें कौन सा सत्य नहीं है। जो अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं, आपको पता है जो अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं, ये किस में बोला जाता है, ये रचनात्मक बोला जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन में भी बोला जाता है कि ऐसे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, रचनात्मक आकलन होता है, उसमें क्या होते हैं, कई कई एक एक प्रॉब्लम के कई कई आंसर होते हैं, उसका बहुत बच्चों को लाभ भी होता है, इसे अच्छा भी बताया गया है। और दूसरी बात ये है कि जो कई आंसर होते हैं, इन्हीं इन्हीं को ही बोला जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो इनका जो इफेक्ट होता है बच्चे के ऊपर, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा है यहाँ पे है, देखते हैं कौन सा सत्य नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या के कई तरीके होते हैं, बता चुकी हूँ कि एक समस्या के, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। ये बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है, गलत है। बाधा नहीं डालता, ये अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। और भ्रम की अगुवाई करता है, ऑप्शन में सेकंड वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत वाला पूछा गया है। एक मिनट, सेकंड वाला सही हो जाएगा, गलत वाला पूछा गया है, ये वाला। इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है, जो उनके लिए स्वाभाविक और आसान हो, ये सही है। यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर देने की परंपरा से बिल्कुल सही है, कि एक ही सही उत्तर देने के बजाय ये लाभ भी इसके देख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ सत्य नहीं है पूछा गया, आगे आने वाले समय में पूछा जाए कि कौन सा सत्य है, तो इसमें से कोई एक पॉइंट दे दिया जाए। तो यही बोला गया है कि स्कूली गणित जैसे होता नहीं, एक घिसा बेटा एक आंसर, सिर्फ उसको देने से अच्छा है कि जो आंसर के टाइप है वो बदलें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत वाला पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। जो मतलब कि अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, किस चीज़ के लिए, एक्टिविटी के लिए, बिल्कुल सही है, एक्टिविटी के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। पहला वाला ऑप्शन सही है। सबसे अधिक उपयुक्त पूछा गया है कि इसमें से सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है, पहला वाला ही लग रहा है। फिर देखते हैं, चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है, सही सारे लगेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही है वही आंसर हमें देना है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय, ये गलत है। फिर है, विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों से आनंद नहीं लेते जबकि लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे CDP का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वर्ड प्रॉब्लम इन स्कूल मैथमेटिक्स। जो गणित में मतलब वर्ड प्रॉब्लम होता है उनके लिए क्या सही है, गणित में इबारती सवालों के लिए जो बोला गया है। इबारती सवाल मतलब कि वही क्लासरूम के जो मैथमेटिक्स के जो है क्वेश्चन है, उन्हीं की बात हो रहा है, उन्हीं को इबारती सवाल यहाँ पे बोला जा रहा है। उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहाँ बच्चा परिस्थिति को ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकी को लागू किया जा सके। फिर है, इबारती सवाल गणितीय निर्देशन के उदाहरण नहीं होते, गलत है। इबारती सवाल केवल केवल भी गलत है। इबारती सवाल में कार्यविधि ज्ञान पर अधिक केंद्रित होता है, कार्य विधि ज्ञान ही केवल, मतलब एक्टिविटीज ही नहीं करवाए जाते, फार्मूले वगैरह भी सब कुछ यूज होता है। ऑप्शन में फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं, डाटा हैंडलिंग से पूछा गया है क्वेश्चन आपका,
प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग के लिए बोला गया है यहाँ पे। परिचय के लिए सबसे कम उपयुक्त क्या है? अगर किसी चैप्टर को आपको पढ़ाना है तो क्या उपयुक्त है? खुद से सब कुछ करते रहिए या फिर बच्चों को भी इंक्लूड करना। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन में बच्चों को इंक्लूड करने की बात होगी, वो बच्चे जिस ऑप्शन में एक्टिव होंगे वही आंसर होगा आपका। और दूसरी बात देखिए, अगर कहीं कोई चीज़ ऐसे कोई चैप्टर पढ़ाने की बात हो रही है और ये बोला जा रहा है कि टीचर ने क्या किया, दिखाया, तो वो ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि टीचर ने दिखाया, बच्चा तो एक्टिव ही नहीं है। टीचर ने सुनाया, टीचर ने व्याख्या दिया, टीचर ने चार्ट दिखाया, और फिर क्या है, या फिर टीचर ने पढ़वाया एक एक बच्चों को खड़े करके, तो ये सारे एक्टिविटीज़ नहीं है। ये सब जो है, इस सब में मतलब कि बच्चा जो है इनएक्टिव होगा, ये सब ऑप्शन नहीं होंगे। अब चलिए एलिमिनेट करिए और बताइए क्या आंसर होगा। सबसे क्या बोला गया है, सबसे उपयुक्त, सबसे सही जो आंसर होगा, विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की समय सारणियों को पढ़ने के लिए कहना। मैं बोली थी पढ़ने वाला गलत है, ये इसमें एक्टिव नहीं होंगे बच्चे। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। फिर है, विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना। क्या बोला जा रहा है, दिखाना। ये कौन दिखा रहा है, टीचर दिखा रहा है, तो गलत है ये। विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। फिर है, श्यामपट्ट पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उसमें से डाटा पढ़ने के लिए क्या करना, कहना। पढ़ने के लिए कहना गलत है। फिर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो आंकड़े इकट्ठा हो रहा है तो कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, ये आंकड़े जब इकट्ठा करेंगे तो इसमें बच्चे भी इंक्लूड होंगे। ये नहीं बोला जा रहा है केवल टीचर करेगा आंकड़े इकट्ठा। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो सबसे कम यूज होता है, सबसे कम रिलेवेंट है? चलिए देखते हैं। सूत्रों को याद करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही आपको आंसर मिल गया, सूत्रों को याद करना, क्योंकि बताया गया था कि मेमोराइज करने वाली जो चीज़ें होती है वो निगेटिव टैग वर्ड में आती हैं, और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे कम उपयुक्त यहाँ पे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन और होंगे उनको मैं लेके आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।